Co-powered by Techno. जमाते उलेमाए हिंद की एक याचिका पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि भाई बुलडोजर निजी संपत्ति पर 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा देश भर में कहीं। और उसी के साथ उसने ये स्पष्टीकरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अगर है या नियमों का उल्लंघन अगर है निर्माण में और उसको कार्यपालिका सरकार गिराना चाहती है, बुलडोजर चलाना चाहती है, तो उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। बड़ी स्पष्ट तस्वीर रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं एम्बिग्युइटी नहीं, कहीं भ्रम नहीं था। लेकिन सियासत तो सियासत है। विपक्षी दलों को लगा कि भैया बिल्कुल ये तो समझ लो मन मांगी मुराद मिल गई, और उसकी व्याख्या इस ढंग से हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा था पूरे देश के लिए, और उसकी व्याख्या उत्तर प्रदेश के आंगन में यूं हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर को पंचर कर दिया। बुलडोजर नीति पर थप्पड़ आदि आदि। मैंने तब भी कहा था कि कोई अदालत बुलडोजर कैसे रोक सकती है? आपको बुलडोजर से समस्या हो सकती है, लेकिन बुलडोजर कैसे, किसके शासनकाल में बुलडोजर नहीं चला? अवैध निर्माण और अतिक्रमण अगर हटाना होगा तो खुरपी से हटेगा क्या? प्लांटेशन है क्या गमले में? और आज वही हुआ उत्तर प्रदेश में। अब उस पर फिर सियासत मची हुई है। बहराइच में सरकारी जमीन पर कुछ एक बस्ती बसी हुई थी, कब्जा करके जमीन पर उसको खाली कराया गया जमीन को, और तमाम घर उसकी जद में आए बुलडोजर के, और बुलडोजर चला। इस पर फिर राजनीति हो रही है, वो एक अलग विषय। लेकिन इससे कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को कह रहे थे, और बड़े नेताओं ने कहा कि बुलडोजर के पहिए निकल गए, लीवर उसका स्टीयरिंग हट गया, बुलडोजर खत्म हो गया, टाई टाई फिस हो गई। बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थी। उन प्रतिक्रियाओं को भी आज शर्म आ रही होगी कि यार ये तो ज्यादा बोल दिया लग रहा नहीं। अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश में साफ हो गई कि निजी संपत्ति, यानी अगर आपका मकान है और आपके परिवार में किसी ने अपराध किया तो वो बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने कहा था अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो हमारी अनुमति लेंगे आप, लेकिन सरकार अपनी जमीन खाली नहीं कराएगी, ये कौन सा कोर्ट कह सकता है? और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वही काम किया। सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है, सबसे ज्यादा कब्जा होता है, ये सर्वमान्य सर्वज्ञात तथ्य है। तो सरकार अगर खाली नहीं कराएगी या कोई कोर्ट उस पर रोक लगा देगा तो सरकार की जमीन और गरीब की गाय बराबर हो जाएगी। अगर कोई कोर्ट ये रोक लगा दे कि बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा तो जितने भी भूमाफिया है वो सरकार की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेंगे। वो कहेंगे अब तो कोर्ट ने रोक ही दिया बुलडोजर, आनंद ही आनंद है, परमानंद है, जमीन हत्याओ। ये बात समझनी थी। खैर, जब जागो तब सवेरा, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने आज एक बार फिर गर्जना की और ये संदेश दे दिया कि बाबा का एक्शन जारी है। और बाबा का एक्शन भी जारी है और कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे ही हैं उनके। कल योगी आदित्यनाथ ने एक व्यवस्था दी थी उत्तर प्रदेश के लिए कि भाई खाने पीने के जितने भी प्रतिष्ठान है, ढाबा, होटल, इस टाइप की जितनी चीजें हैं, उनमें तमाम उन्होंने चीजें बताई। और साथ में ये भी कहा कि आपको अपना नाम, पता, प्रोप्राइटर का, मैनेजर का, मालिक का उस पर
अच्छे से डिस्प्ले करना होगा। उस पर भी कल हाय हाय हुई कि हाय ऐसा कानून क्यों ले आए बाबा, ऐसा कानून। आज समाजवादी पार्टी ने भी कल हाय हाय की, वो तो आप दोपहर तक कर ही रहे थे। लेकिन आज शाम होते होते इंडिया गठबंधन की सरकार हिमाचल वाली, उसने भी कह दिया हम बाबा वाले मॉडल लागू करने जा रहे, घोषणा कर दी, मोहर लगा दी, बोले बाबा का मॉडल ठीक है। और उनने तो ये कह दिया रेडी पटरी वालों तो तक को, ठेली वालों को भी अपना नाम पता वेरिफिकेशन सब डिस्प्ले करना होगा। हिमाचल ने राहुल, जब कांवड़ के समय योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला किया था कि कांवड़ रूट पर जो दुकानें हैं खाने पीने की वो नाम लगाए, तो राहुल जी की कांग्रेस ने और अखिलेश जी की सपा ने कहा था कि देश तोड़ने की बात हो रही है, देश बट जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान जिन्हें किन किन की हत्या बताई गई थी। तो अब हिमाचल में क्या हो रहा है, वहां धर्मनिरपेक्षता और संविधान दूध पी रहा है, और यूपी में हो जाए तो हत्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में अगर नहीं समझेंगे तो सियासत करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत बदल रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। बीते दिनों बुलडोजर एक्शन पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में विपक्षी खेमे से शोर मचाया गया कि अब बाबा का बुलडोजर थम जाएगा। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर का पहिया थम जाएगा। लेकिन जुमा 4 दिन बाद बाबा के बुलडोजर ने भी गदर मचा दिया। एक या दो नहीं, बल्कि अतिक्रमण वाली पूरी अवैध बस्ती को जमींदोज कर दिया। हमारे घर गिरा जाते, हमने जमीन को विश्वास नहीं है। हम कहाँ रही, हम कहाँ चले गए, मर गए, हमका गोली मार कहीं बगैर आदमी मांग। सरकार से हमका कहूँ वतन दे दे, जगह जमीन दे दे, हमारे कॉलोनी ना कमा के बनवाए ना पाई, मर्द तो बैठा नहीं है। दरअसल बहराइच के फकरपुर थाना इलाके के सराय जागना में करीब 29 अवैध इमारतों पर बुलडोजर का पंजा चला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन से हटाए जा रहे इस अतिक्रमण में करीब 106 और घरों पर एक्शन होना बाकी है। 23 मई 2023 को दायर की गई एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया था और इसी संबंध में ये कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं। वहीं बहराइच में इतने बड़े लेवल पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद राजनीतिक रिएक्शन भी तेज हुआ है। विपक्ष ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नसीहत देते हुए निशाना साधा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक ने निजी और सार्वजनिक संपत्तियों वाली शर्त को भी शामिल किया था। केवल किसी केस में आरोपी या दोषी होने के कारण बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। विपक्ष ने इस आदेश को सरकार की हार की तरह पेश किया था। लेकिन यूपी में बाबा के बुलडोजर का एक्शन है जारी, सियासत भी हो रही है भारी। सवाल यह है कि क्या बुलडोजर के जरिए विपक्ष को कड़ा जवाब दे दिया है सीएम योगी ने? मुझे याद है कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का पार्शियल जजमेंट आया था, उस दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा का बुलडोजर पार्किंग में ले जाके जमा करा दिया।
अब आज की घटना के बाद क्या माना जाए, बुलडोजर फिर आ गया और पूरा डीजल भरा के आया। मेहमान साहब का परिचय करा दें। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से। जोशी जी का बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल हैं हमारे पास साथ, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बुलडोजर का मरसिया पढ़ दिया गया था, उसका फातिहा पढ़ दिया गया था, श्रद्धांजलि शोक सभा आयोजित कर दी गई थी कि बुलडोजर गॉन, जैसे राहुल जी कहते गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय गुड बाय। और ये बुलडोजर अब की लग रहा है कि डबल डीजल डलवा के बिल्कुल टायर में हवा टाइट करा के योगी जी ने फिर निकाल दिया। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, विपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है, जनता ये उम्मीद करती है कि विपक्ष सरकार पे दबाव बनाएगा अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए। विपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार पे दबाव बनाएगा कि जो सार्वजनिक जमीन है, जो जनहित के जमीन है, जो गवर्नमेंट्स के जमीन है, उस पर अवैध कब्जा हुआ है, उसको खाली कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उल्टा बांस बरेली है। विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना देता है और सरकार की आलोचना करता है कि आपने अपराधियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर दी और सरकारी जमीन पे जो अवैध कब्जा है वो क्यों खाली करा दिया। इससे कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और केवल आरोप नहीं है, न्यायालय के द्वारा घोषित अपराधी, न्यायालय के द्वारा ठहराए गए दुर्दांत अपराधी, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो या विश्वविद्यालय के नाम पर मजलूमों का जमीन कब्जा करने वाला आजम खान हो या सरेआम पुलिस पे गोली चलाने वाला विकास दुबे हो। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में हर इवेंट के समय में जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, हर घटना के समय में समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। पता नहीं अपराधियों से नाता क्या है। और यहाँ भुवन भास्कर जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, मैं कहूंगा कि अखिलेश जी से बात हो तो उनको समझाइए, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता कहने लगे कि सपा का साथ, सपा का हाथ अपराधियों के साथ। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं कहूंगा अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हो, रेलवे हो या सार्वजनिक कोई जमीन हो या गवर्नमेंट के स्वामित्व का कोई जमीन है, उस पर कब्जा है तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए। और सरकारों ने तो बार बार डांट खाई है, सुप्रीम कोर्ट ने झिड़का है कि आप करते क्या हो, कैसे लोग सरकारी जमीन। ठीक है अरविंद भाई, ठीक, आते हैं दोबारा में आपके पास जी, आते हैं दोबारा में। जोशी साहब, वो तो खैर अलग बात है, आप जवाब दोगे कि अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई सपा का हाथ अपराधी के साथ है और आपका तो हाथ से अलायंस भी है कांग्रेस से। खैर, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये सेमी जजमेंट आया था, मैं सेमी जजमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइन बनाएंगे और उसके बाद तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर का फातिया पढ़ा था, मरसिया, वो कहा था गया बुलडोजर, खत्म हो गया। मुझे याद है आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने कहा था कि सरकार के मुंह पर सुप्रीम तमाचा, क्या, और ये बुलडोजर तो फिर आ गया हाहाकारी अंदाज में, नहीं धुआंधार चल रहा राइच में। जोशी जी, देखिए समाजवादी पार्टी का अमिताभ जी पहले तो स्टैंड साफ है, हम लोग बुलडोजर संस्कृति के विरोधी हैं और हम लोग और मानते हैं कि जो बुलडोजर है वो न्याय का कभी भी सूचक नहीं, ये तो न्याय के उस हाई न्यायपालिका के ये आदेश को पालन कराने बुलडोजर निकालना पड़ा। 2 मिनट दीजिए, सारे विषय दूंगा, आपको भी निराश नहीं करूंगा और हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी जो प्रश्न करे उनको भी पूरा जवाब दूंगा। और सर लोकतंत्र जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं उस पर जो सही एक्शन होता है कि जो हमारी कार्य प्रणाली है उस पर मोहर लगती है जनता के द्वारा। और माननीय योगी जी की जो बुलडोजर नीति है उसका ठीक ठाक जवाब 2024 में दिया है, आधे से भी कम हो गए और अभी 10 उपचुनाव भी आ रहे हैं, जनता की अदालत में है। त्राहिमाम का भी आपने जो दृश्य वहाँ पर देखा जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हमारी माताएं बहनें थी वो कितना विलाप कर रही थी, आप देख पा रहे थे, कह रहे थे हम पे घर पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है।
तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार का वो है वो खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ज़रूर कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर कम से कम 1 तारीख तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन जो जारी करने को उसने कहा हाई कोर्ट ने, तो वो कम से कम उसको तो आने का इंतज़ार करना था। लेकिन चूँकि एक्चुअल में चुनावी मौसम है, उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर जा रहा है, 10 सीट में जो चुनाव है वो योगी जी का भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि ये तो किसी से छुपा नहीं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। आज दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई किस स्तर पे सड़क पर आ चुकी है, वो तो किसी से छुपी नहीं। और मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक साहब की जो बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि वो निराश नहीं हो मेरी ओर से, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आप ज़रा हलफनामे देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के MP, MLA और आप जितने आपके मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले अगर किसी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। ये ज़रा आप चेक कर लीजिए, आप तो विचारधारा के व्यक्ति हैं उनके, आप चेक कर लीजिएगा, ज़रा पता चल जाएगा देश में। और आपकी शौर्य गाथा तो गाते रहते हैं, सैगर हों, चिन्मयानंद स्वामी हों, और आपके ब्रिजभूषण सिंह हो, शौर्य गाथा बता रहे पूरे देश में, चीख के बता रहे हैं आपके मॉडल की। वो व्याख्या करते रहते हैं बीच बीच में लोग, आपकी अन्य प्रदेशों में भी होती रहती है। और अमिताभ जी, लास्ट बात मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी 1 तारीख तक हम लोग इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन आएगी, और जो सरकार का जो, क्योंकि ऑर्डर आपके द्वारा जो चैनल में न्यूज़ चलाई गई, ये ऑर्डर सरकार का था, तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जब सरकार, और उसमें जो क्लू, क्योंकि मैं कानून का भी विद्यार्थी, उसमें जो गवर्नमेंट उसने सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसने कहा था कि वो संपत्तियाँ जो सरकारी संपत्ति है वो खाली कराना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी से बचूंगा, क्योंकि माननीय न्यायालय जी का आदेश था। लेकिन हमें लगता है कि मानवीय पहलू को सरकार ध्यान नहीं देती, चुनाव का जो प्रभाव उन पर हावी है। चुनाव, इसीलिए ये जो समस्या है ना कि हर वक्त 12 मास बसंत, सदा दिवाली संत घर 12 मास बसंत, तो जो हिंदुस्तान में 12 मास चुनाव कहीं न कहीं चलता रहता, उसी बीमारी का परमानेंट इलाज होने जा रहा है। जोशी जी, 29 में विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव हो, और उसके 100 दिन के भीतर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक साथ हो, झंझट ही खत्म। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी ने कही, वो कही कि हम बुलडोजर को अलोकतांत्रिक मानते हैं। ये बात ही गैर कानूनी है। बताइए, मशीन को लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक किसे आप कहोगे? डायनामाइट गैर लोकतांत्रिक है क्या? तो पहाड़ में सड़क कैसे बन रही है? डायनामाइट लगा के बन रही है। बंदूक गैर लोकतांत्रिक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वही है। तोप, गोला गैर लोकतांत्रिक है, सेना के पास वही है। गैर लोकतांत्रिक क्या होता भाई? कोई मजबूत RCC की इमारत बनी है अवैध, उसको गिराना है, खुरपी दे दे हाथ में, बोले 2024 से गिराना शुरू करो, 2034 तक गिरी जाएगी। लोकतंत्र संविधान इतना सस्ता बना दिया गया कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। आलू भी मीठा निकल जाए तो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये आलू मीठा है? और खीरा कड़वा निकल जाए तो कहेंगे संविधान की हत्या हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता मेरे भाई, इन सब चक्करों में कहां पड़े हो। खैर, रोहित अग्रवाल जी, सर, मैं समझ नहीं पा रहा कि हर के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री रहा हो, बुलडोजर चला, ठीक, पहले कुदाल बुदाल से करते थे, लेकिन जब से मशीनें आ गई तब से मशीन से ही सब जगह ध्वस्तीकरण हो रहा है। ध्वस्तीकरण स्थानीय इकाइयों, निकायों का एक वैधानिक अधिकार है, नहीं तो आप नियोजन नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। यहां बुलडोजर को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक विषय बना दिया गया। अखिलेश जी ने सुझाव दे दिया था कि योगी जी बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बना ले, और ये बुलडोजर तो फिर झटका देके वापस आ गया। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, अब समाजवादी पार्टी का दर्द समझ में आने लगा है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये विपक्ष में है, उसके बाद भी अपराधियों के साथ क्यों है, जनता के साथ क्यों नहीं है। पर अब तो बात समझ में आने लग गई है ना। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में वो यादव जी, है ना, और अब तो वो नकली नोट छापने की फैक्ट्री भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की है।
तो अब भैया डकैत भी अपने घर में ही हो, जमीन कब्जे वाले भी अपने ही घर में हो, भैया बट ऑब्वियस विरोध करना तो मतलब जायज है ना समाजवादी पार्टी का। आप दर्द को समझिए समाजवादी पार्टी के। भाई उनका दर्द ये है कि जो जमीन उन्होंने अपने शासन काल में कब्जा की, अब उस पर बुलडोजर चला दोगे तो वो तो सब गरीबों में बढ़ जाएगी। तब इनका क्या होगा? अब तो अगर कहीं गलती से दूर दूर तक सरकार तो दिख नहीं रही इनको, अब इनको तो उसी से अपना पालन पोषण करना है। अब तो ऐसी स्थिति में तो भाई इनका दर्द आना तो बिल्कुल जायज है। मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को और विलाप करना नहीं, लेकिन सपा तो यही कह रही है कि 27 में हम आ रहे हैं, तो आप जितना बुलडोजर चलाओगे ये वहां फिर इबारत बना देंगे 27 में आएंगे तो। नहीं, ये तो हम 2014 से सुन रहे हैं। 2017 में भी ये कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, तब चाचा भतीजे खूब लड़ाई कर लिए थे। फिर 19 में तो अब मैं गठबंधन में ही था, तो अखिलेश जी से लगभग हर दूसरे दिन मुलाकात होती थी। तो अब मुझे तो पता ही है कि 19 की क्या स्थिति थी। 19 में तो ऐसा लग रहा था 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और 22 में भी स्थिति यही थी कि 22 में भी ये आ रहे थे, आते आते रह गए, और 24 में तो ये आत्ममुग्ध भी स्थिति में चले गए। उससे पहले चिल्लाते रहे ईवीएम, बाद में बोले डीएम, बाद में बोले नहीं सब ठीक है, 43 सीटें हम जीत गए, चुनाव हम जीत गए, सरकार हम बना रहे हैं। आज भी ये सरकार के उस हैंगओवर से बाहर ही नहीं आ पाए कि सरकार इन्होंने बनाई भी कि नहीं बनाई, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार इन्होंने नहीं बनाई। तो ये सब तो आत्ममुग्ध लोग हैं। यहाँ पे गली गली में जाके पूछेंगे कि भैया रिपोर्टर से कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है। सदन में इनकी जाति पूछ लो तो विलाप करना शुरू कर देते, चिल्लाते हैं जाति कैसे पूछी, जाति कैसे पूछी। अरे भैया वो सड़कों पे आप जाति पूछ रहे थे तो उसका क्या स्थिति है? वहां राहुल गांधी विदेश में युवाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे जातिवाद नहीं है, तो इसलिए हमारी स्थिति अच्छी है। और वहां पे जाके बताते हैं विदेशों में कि साहब आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, विदेश की धरती पे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उनको लगता है हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजी नहीं जानती, इनको ये नहीं पता है चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमाने में अंग्रेजी लिख दी थी जब आपकी दादी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उस जमाने में अंग्रेजी में किताबें लिखी थी किसान के पुत्र ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का किसान भी अंग्रेजी जानता है, देश का अल्पसंख्यक भी अंग्रेजी जानता है, और अनुसूचित जाति वाला भी अंग्रेजी जानता है। वहां अंग्रेजी में बोलने से काम नहीं चलेगा। तब तो देश की स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इनका विलाप तो अब मुझे तो सिंपैथी होने लगी है भाई, देखिए समाजवादी वालों के साथ, क्योंकि अपराधी का कहीं ना कहीं जो तार है वो समाजवादी पार्टी से जाके जुड़ जाता है। मंगेश यादव पे विलाप करेंगे पर कहीं कोर्ट वोट में जाएंगे नहीं, किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, खाली टीवी डिबेट पे विलाप करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पे विलाप करेंगे, किसी कोर्ट में कहीं एक कागज नहीं जमा किया। ठीक है रोहित बाबू, रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा, फिर दीपक सोनकर के पास आऊंगा, क्योंकि वो सरकार में है इसलिए उनको उत्तर सबका देना होगा। राज शर्मा जी, आप लोग भी सोच रहे थे कि चलो जांच बुलडोजर गया, नहीं हो सकता लड्डू भी बांट दिए हो। बोले काहे के लड्डू? बोले बुलडोजर गुजर गया, क्या उसकी उठावनी हो गई है, और ये फिर लौट आया और बिल्कुल कानूनी कागज लेके लौटा। राज जी, काल्पनिक चीजों में कतई विश्वास नहीं रखता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा रोहित अग्रवाल जी को कि थोड़ा सा आप तो इतनी जल्दी बदतमीजी हो गए भारतीय जनता पार्टी के संग जाके। आप ही के सांसद राज्यसभा के सदस्य हैं, वो किसके बलबूते? थोड़ा सा अभी तो आपने बीजेपी के पूरे कमरे भी नहीं देखे उनके महल के, और आप इतना बोलने लगे। और आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। झोपड़ी जानते हैं भाई राज जी, अभी दोबारा झोपड़ी जानते हैं, हमको क्या जरूरत है बीजेपी कमरे देखने की? अरे हमने उनके साथ गठबंधन किया है, हमने उनके साथ गठबंधन किया है। हमको आप क्या चाहते हैं कि हम आपके जो भी आप विलाप करें और जो भी अपना ले लो, अभी बहुत और उसके साथ आपके हम खड़े हो जाएं। बात सुन लीजिए, ये पार्क हो गए, राज्यसभा सांसद की भी चले जाएगी। और अभी ये जो ये पीढ़ी है अभी फिर सत्ता में आने वाली नहीं है, चौथी। और रही बात आपको, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन को युवराज कहते पुकारते हो तो मुझे लगता है आपको प्रवक्ता कहने का अधिकार भी। क्या मतलब होता है? बुराई है युवराज शब्द संसदीय है क्या? नहीं, युवराज शब्द क्या संसदीय नहीं है? भाई हमको सम्मान दे रहे हैं, हमको युवराज कह रहे हैं। युवराज कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा आप बताओ राहुल गांधी जी को आप क्या कहना चाहते हो? भाई युवराज कोई असंवैधानिक शब्द है? अरे काहे इतना गर्म हो रहे हो भाई?
युवराज में क्या समस्या है ये बताओ भैया, हम तो युवराज ही कह रहे हैं। आप बताओ ना, दिल्ली में तो आपका, दिल्ली में आपके सहयोगी खड़ाऊ रख लिए भाई। अरे दिल्ली में कुर्सी में खड़ाऊ रख लिए, मुख्यमंत्री कुर्सी पे खड़ाऊ रख लिए, बताओ उनको क्या कहें। अरे भैया दिल्ली में बता रहे हैं अवतार वही है। अरे भैया आप तो युवराज ही कहे हैं, दिल्ली में तो बता रहे हैं आपके सहयोगी, आपके सहयोगी आम आदमी पार्टी वाले खड़ाऊ रख के बैठे हैं। लोकतंत्र की हत्या होती है, संविधान की हत्या होती है, संविधान की हत्या समझते हो क्या होती है? अरे बदतमीजी, बताइए खाली इतना आपको चेहरा दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का शीश महल देखा कि नहीं देखा? अभी आप कमरों की बात कर रहे थे, शीश महल के कमरे देखे कि नहीं देखे? अरे भाई शर्म तो आप लोगों ने देखा ही। 50 साल किसानों का हक मार दिया, 50 साल किसानों का हक खाने का काम कांग्रेस ने किया है। 50 साल तक आपने शर्म तो आपने देखा ही, शर्म तो आपने दिखाए साहब। और शर्म तो हम सब देखा जब आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया। शीला दीक्षित जी की आत्मा भी आपको कोस रही है, शीला दीक्षित जी की आत्मा भी आपको कोस रही है। जिस आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार उजागर करके सत्ता में आई थी, वो आम आदमी पार्टी को आपने गोदी में बैठाने का काम किया। सत्ता की लालच, सत्ता की लालसा आपकी कितनी है तो देश की जनता देखती है भाई। अरे भाई साहब इतना काय परेशान हो रहे हो? सब टूटेगा, जितनी अवैध गरीबों की जमीन कब्जा की है ना, सब टूटेगा, चिंता मत करो। सारा हलक में हाथ डाल के निकालेंगे, हलक में हाथ डाल के निकालेंगे जो आपने कब्जा की है जमीन। चिंता मत करो, गरीबों की जमीन इंच इंच का हिसाब देना पड़ेगा, इंच इंच का जवाब देना पड़ेगा। किसानों की जमीन पे कब्जा करोगे और यहाँ आके चिल्लाओगे, यहाँ आके चिल्लाओगे, किसानों की जमीन पे कब्जा करोगे और यहाँ आके चिल्लाओगे। राज शर्मा तुम्हारे ऐसे दो कौड़ी के प्रवक्ता यहाँ पानी भरते हैं, समझ रहे हो? राज शर्मा अपनी हैसियत में हो, अपनी हैसियत में हो, तुम्हारी हैसियत जनता दे चुकी है, जनता दे चुकी है तुम्हारी हैसियत। अरे बंगला तो तुम्हारे भी युवराज का खाली हुआ था, याद है कि नहीं है? तुम्हारे युवराज का भी बंगला खाली हुआ था भाई, चाबी दे रहे थे, जैसे उसकी बकौती हो उस बंगले के अंदर, जैसे वो नानी के घर से लाए थे उस बंगले को। ऐसे दुख हो रहा था उसका, ऐसे दुख हो रहा था उसको बंगले की चाबी देते हुए। बंगला तो सबका खाली होगा और जो कब्जा किए हैं ना वो वाला भी खाली होगा, चिंता मत करो। गरीबों की जमीन का इंच इंच का हिसाब होगा, एक एक इंच का हिसाब होगा गरीबों की जमीन का। कोई बचेगा नहीं। 50 सालों में जो कब्जा किया है वो सब मिलेगा, सब मिलेगा सारा। राज भाई रुकना होगा, भैया रोहित रुकना होगा, राज जी रुकना होगा, रोहित जी रुकना होगा, अब रुकना होगा। मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा, बीजेपी के पास। लेकिन एक बात कहूं, गठबंधन में राज भाई, गठबंधन के गांठे बड़ी पुरानी है इस देश की राजनीति में। गठबंधन में कौन किसको चाटता है, ये चाटा चूटी की बात ठीक नहीं। अब आप वहां कांग्रेस का गठबंधन, एक मिनट, कांग्रेस और सपा अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट, हाय हाय ना करो। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, अब इसमें कौन किसको चाट रहा है? ये तो गलत बात है ना। मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा कि सपा कांग्रेस की चाट रहे हो, कांग्रेस सपा को चाट रहा है, ऐसा भी नहीं। ये चाटा चूटी पशुओं का मामला है। गठबंधन में जोशी जी बताओ, नहीं, अपनी अपनी विचारधारा के साथ सब लोग रहते हैं और उसी में अलायंस होता है, अलायंस होता है और टूटता है। मायावती जी के साथ 2 बार सपा वाले गए, लेकिन ये चाटा चूटी वाली बात ठीक नहीं। नहीं जोशी जी, नहीं, जो राज भाई कह रहे थे, जो पुरखों के अपमान पर, नहीं चाटा चूटी की बात मैंने कही, जो राज भाई ने कही कि आप बीजेपी की, जब उन्होंने उनसे आरएलडी से कहा कि आप बीजेपी के चाट रहे हो हैं चरण, तो मैंने कहा ऐसे गठबंधन में चरण चाटना कोई उसकी एसओपी तो है नहीं कि गठबंधन किया तो चरण चाटना पड़ेगा। तब फिर सबके पूछे जाएंगे कौन किसके चरण चाट रहा, तब क्या होगा? वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चरण जो चाट रहे थे भाई, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कौन किसके चरण चाट रहा है? उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में कौन किसके चरण चाट रहा है? तो युवराज ही कहा है हमने, तुम्हारे नेता को तो युवराज जी का, इतनी मिर्चा क्यों लग रही है? कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस कौन किसके चरण चाट रहा है?
ये बड़ा विषय गंभीर हो जाएगा। भाई लड़ाई नहीं करो भाई, एक मिनट अरविंद जी रुक जाओ। अरे भाई पहले यहाँ तो समेट लूं, रुक जा भैया, दोनों लोग रुको। मैं कह रहा हूं आपस में संघर्ष ना करिए, ये चाटने वाला मामला गंभीर हो जाएगा, सैकड़ों सवाल खड़े होंगे और वर्तमान के चाटने का डिटेलिंग भी लोग मांगेंगे और इतिहास के चाटने की भी डिटेलिंग शुरू कर देंगे। एआई का जमाना है क्या कि देश में जब पहली बार गठबंधन हुआ तो पता करो किसने किसको चरण चाटे। ये सब ठीक नहीं, ये भाषा ठीक नहीं, छोड़ दो। भैया दीपक सोनकर, आप सारा विपक्ष इस बात से खुश था, लड्डू बांट चुका था मोतीचूर के कि चलो भैया बुलडोजर से जान छूटी। क्या विपक्ष के नेताओं से बात करते थे तो वो कहते थे भाई योगी जी बुलडोजर से बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, क्या किसी तरीके से बुलडोजर बंद होना चाहिए। उनको लग रहा था कि योगी का अलाउद्दीन का चिराग बुलडोजर ही है, जिसने अलाउद्दीन के चिराग था कि जो मांगो वो हाजिर। तो सारे विपक्ष ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी बुलडोजर रोको अभियान समिति में। क्या भला हो अरशद मदनी साहब का, बुजुर्गवार का, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने उसमें कुछ डायरेक्टिव दे दिए, विपक्ष वालों ने लड्डू का ऑर्डर दे दिया, बोले भैया हो गया बुलडोजर गया। मैंने जैसे शुरुआत बताया कि एक बड़े प्रदेश के देश के एक बड़े नेता ने टिप्पणी की थी कि योगी का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग में खड़ा करा दिया और उसके पहिए भी खुल गए, स्टीयरिंग भी खुल गया। ये बुलडोजर आप फिर क्यों ले आए? आप इन लोगों को सुख से नहीं रहने देना चाहते? अब ये फिर टेंशन में रहेंगे कि पता नहीं बुलडोजर कहां कहां घूमेगा। जोशी जी कह रहे चुनाव का मामला है इसलिए बुलडोजर आ गया। देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश के सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरीके से चाहे वो सरकारी जमीन की बात हो, चाहे वो अवैध निर्माण की बात हो, चाहे वो किसी गरीब की जमीन को हत्या करके बड़े बड़े माफिया भूमाफिया बनने की बात हो, आज सरकार जो भी गलत निर्माण किए होंगे, जो भी अवैध निर्माण होंगे, उस पर लगातार अपनी कार्रवाई करने का काम कर रहा है और ऐसी कार्रवाई पर सरकार प्रतिबद्ध है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार आगे भी किसी प्रकार के जो भी अवैध निर्माण होंगे, जो भी गैर संपत्ति कब्जाने का काम किया होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। अब चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख ले कि पार्किंग में चला गया कि कहां चला गया, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और आगे भी करेगी और लगातार करती है। और कहीं भी किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई भी ध्वस्तीकरण हुआ है, जब भी कोई निर्माण टूटा है, तो निश्चित तौर पर वो अवैध निर्माण के तहत टूटा। और अवैध निर्माण आज भी जो लोगों ने, और समाजवादी पार्टी को दर्द किस बात का है, मैं तो इस बात में चर्चा में सुन रहा था, भाई समाजवादी पार्टी को दर्द इस बात का है कि हमेशा से उनके लोगों ने ही उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को खजाने का काम किया, सरकार की जमीनों को हत्याने का काम किया। अब जब उनके घर बेघर होंगे तब दर्द किसको होगा? कितने बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े भूमाफियों जैसा संरक्षण देने का काम किया, अपराधियों अपनाने का काम किया। तो ये सारे संरक्षण की समीक्षा को आज खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जो खत्म समापन हो रहा है तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा, निश्चित तौर पर खराब लगेगा, निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि ये हमारे जो लोगों ने बड़े बड़े जमीनों को हत्याने का काम किया था। देखिए आज उत्तर प्रदेश की जनता यह मान रही है, जो गरीब किसान की जमीन थी, जो दलितों की जमीन थी, जो पिछड़ों की जमीन थी, जो गरीब पंथान पर खड़े हुए व्यक्ति की जमीन थी, आज उनका अधिकार दिलाने का काम सरकार कर रही है। मैं बहुत प्रैक्टिकल के साथ बताना चाहता हूं, मुरादाबाद की एक घटना है, पिलारी तहसील उसमें पड़ती है, उसमें एक हमारे ही समाज के सोनकर समाज की जमीन को लगभग 100 बीघा की जमीन समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने कब्जा कर रखी थी। गुंडे के बल पर धमकाने का काम करते थे क्योंकि उसके परिवार में कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस बहन बेटी ने अपनी पैरवी करी और आज उस जमीन को जिसका अधिकार था उसका अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल है जहां लोगों ने उनकी संपत्ति को कब्जाने का काम किया और ऐसे सरकार ने जिसकी जमीन थी उसके अधिकार को दिलाने का काम किया। और बात अगर ध्वस्तीकरण की करेंगे, बुलडोजर की करेंगे,
और अवैध निर्माण अगर होगा तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा। मगर मैं एक बात और भी सुन रहा था, हमारे राज भाई ने किसी को युवराज से संबोधित किया था। प्रदेश की जनता और देश की जनता तो उसको पप्पू से संबोधित करती है। तो ये जो आप युवराज की बात पर चिढ़ गए, ये मुझे ठीक नहीं लगा। राज भाई इतने उत्साहित होकर के चर्चा में शामिल होने, इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, और ये अमिताभ जी इनकी कोई विषय नहीं है। हमेशा से ये लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर देंगे, संविधान पर सवाल खड़ा कर देंगे। ये तो अपने प्रैक्टिकल पर है। अगर बैराज वाली बात पर चर्चा कर रहे हैं, बैराज की इस ध्वस्तीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो न्यायालय के मनोहर कहानियां तो बंद हो गई और उसी बात न्यायालय नहीं छपती। वही तो कह रहा हूँ, ये मनोहर कहानियां तो सुना रहे, गया जमाना। आप सिर्फ इतना बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे राज भाई आएंगे आपके बाद, फिर अरविंद जी के बाद आएंगे, विनोद सुंदर कंप्लीट करें जी। ये मंचों पर खड़े हुए पप्पू भाई सुनाते थे क्या कि इधर से आलू निकलेगा और इधर से सोना निकलेगा? ये कहानियां कौन सुनाता था? पप्पू तो आप भी होंगे, आपके यहाँ पप्पू है कोई? अरे आपके यहाँ पप्पू है कोई? दुआएं मांगते होंगे पप्पू को, दुआएं मांगते होंगे कि पप्पू तो नहीं है। आप मुझे लगता है आपके यहाँ पप्पू नहीं होगा। देश की जनता पप्पू बता रही है। अरे शंकर भाई, दावे के संग कहता हूँ आपके यहाँ पप्पू नहीं होगा। जा दावे के संग कहता हूँ मेरे भाई। अरे जा, क्या दिया? ला क्या दिया? जा बोलो, लुक एट मी, मेरी आंख में देख के बोलो। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई नशीला पदार्थ है क्या? तुम्हारी आंखों में देख के आपके यहाँ सोनकर भाई अगर आंखों में देख के बोल रही है, देश की आंखों में देख के बोल रही है, देश की जनता ने आंखों में देख करके बोला है। जिस देश की जनता को पूरा करने का काम करा जाता था, 70 वर्षों तक उसको लूटने का काम किया गया, 100 वर्ष तक जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया गया। हमेशा से अजीब चुटकुले सुना करके, और चुटकुले कोई एक भाई नहीं सुनाता था, पूरा परिवार सुनाता था। अरे घर पे पप्पू है, पहले बताओ। चुटकुले सुनाता था, पूरा परिवार कहानियां सुनाता था। गरीबी मुक्त कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, क्या करा? गरीबों को ही हटा दिया, गरीबों को आपके नेता ने पप्पू कर दिया। हमारे घर में पप्पू होना जिगर चाहिए। आप ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, रुकना रुको भाई। दीपक आप भी रुकिए, राज भाई आप भी रुकिए, मैं अरविंद जी के पास। भाई देखो, पप्पू न झगड़ा करो। राज भाई कह रहे हैं, यानी कांग्रेस कह रही है पप्पू होने के लिए जिगर चाहिए, ठीक है, उनकी बात मान लो। आज हमारे जिनके मोहल्ले टोले में लड़कों का नाम पप्पू है, वो उससे काय को पंगा ले रहे हो? इसलिए पप्पू अपू चक्कर में ना पड़ो। भारत में तमाम, मेरे ख्याल से पप्पू निकनेम में बहुत पॉपुलर नाम रहा भारत में। पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, यही तो नाम होते थे पहले। इसलिए नहीं, और फिर मान लीजिए राज भाई ने कह दिया कि पप्पू पैदा करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, तो फिर ठीक है, राज भाई के पास है, उनके पास जिगर है तो उन्होंने बना दिया, यही ना? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी अमिताभ जी, मैं बहुत शॉर्ट में 5-6 लाइन में अपनी बात खत्म जी, नहीं 10 लाइन में कहो महाराज जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज शर्मा जी को पहली बार देखा उत्तेजित होते हुए, नहीं बहुत शांति से सुनते हैं, और मेरा तो आग्रह है कि सबको सुना जाए और अपने अपने समय में बोला जाए। जैसे भुवन भास्कर जी और हम हैं, कभी हम एक दूसरे को नहीं काटते। देखिए, 2-3 शब्दों का प्रयोग राज जी ने किया। एक तो दलाली का प्रयोग उन्होंने किया, दूसरा बदतमीज बोला, और चाटने वाली बात बोला। मुझे लगता है इन तीनों से बचना चाहिए। राज भाई, ये जो बदतमीजी की बात है ना, ये डिबेट में किसी को बदतमीज कहना ठीक नहीं है, और इसको रोकना हो तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, स्वयं को शिष्ट बनना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय लोक दल में बदतमीजी का आरोप किसी को नहीं लगा है। आपके राहुल गांधी जी को गुजरात के कोर्ट ने घोषित रूप से बदतमीज घोषित किया है और उनको सजा याफ्ता मुजरिम माना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल रोक लगाई है। तो आप सलाह दे सकें तो आदरणीय राहुल गांधी जी को दीजिए कि वो शिष्टता के साथ व्यवहार करें, अपने गिरेबान में जाके अपना चेहरा देखिए, नंबर 1। दूसरा, दलाली की आप बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह से लेकर और जयंत चौधरी तक मैं दावे के साथ कहता हूं, चौधरी खानदान पे दलाली का आरोप नहीं लगा। और दलाली कौन किया है कौन नहीं किया है, देश की अदालतें तय करती हैं। लेकिन जब रक्षा सौदों का दलाल क्वाट्रोची, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उसकी पहुंच
सोनिया गांधी के किचन तक होती थी, तो इस देश में सोनिया गांधी के पर दलाली का आरोप लगा था और कोर्ट में मामला चला। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है। इसलिए किसी को कुछ बोलिए तो बोलने के पहले जरा सोच लीजिए। अब मैं हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं भुवन भास्कर जोशी, उनसे दो शब्द कहना चाहूंगा। देखिए, भुवन जी को तो मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि समाजवादी के लोग चाहे जितनी भी पुरातन की निंदा करें, सनातन की निंदा करें, लेकिन उस खेमे में यदि सीना ठोक के और खूंटा गाड़ के कोई रहने वाला है तो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं। आज देखिए, गमछा भी इन्होंने जो डाला है वो लाल कम और भगवा ज्यादा है, और टीका भी जोरदार लगा है कि चाहे बाबा तुलसी को गाली दे लो, लेकिन या सनातन को दो, लेकिन मैं पुरातन मूल्यों का पालन करूंगा और पुरातन का बात करूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं। भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक लाइन और बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सार्वजनिक जगहों पे जो घर होते हैं ना, वो गरीबों के ही होते हैं, लेकिन गरीबों के हम हितरक्षक तब नहीं कहलाएंगे कि उनको प्रोत्साहित करें कि सार्वजनिक जगह पे घर बनाओ और कब्जा करो। एक और तरीका होता है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 10 वर्षों में 4 करोड़ घर बनाए हैं और सरकार ने वादा किया है कि 3.5 करोड़ और बनाएंगे, जिसमें से 50 लाख घर उत्तर प्रदेश में बने हैं। तो 4 और 3.5, यदि 7.5 पकड़े और एक घर में पति पत्नी 2 बच्चे और माँ बाप में से किसी एक को पकड़े, तो 37.5 करोड़ लोगों के सर पे छत देने की बात होती है। विपक्ष को ये चाहिए था कि मोदी जी से कहता कि 7.5 करोड़ पर्याप्त नहीं है मोदी जी, 10 करोड़ बनना चाहिए, और हम भी इस काम में कंधा से कंधा मिला के खड़े होंगे। तो ये बात समझ में आती है। आप किसी के लिए कुछ करते नहीं हो, अवैध कहीं घर है वहां कार्रवाई न हो और वहां पे धरना देना वोट पाने के लिए और हितरक्षक बनने की कोशिश करते हैं, ये मुझे लगता है उचित नहीं। ठीक, जोशी जी बाकी जो जवाब देने से आप दीजिए, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल कि आप लोगों ने ये नैरेटिव कहाँ से सीखा कि बुलडोजर न्याय तंत्र का हिस्सा नहीं है, बुलडोजर लोकतंत्र का निषेध करता है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। ये कहाँ से फैसला आया कि बुलडोजर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? हम तो जब से आंख खोले तब से बुलडोजर चलता देख रहे। भाई मुझे बता दो, आरसीसी की इमारत खुरपी से गिराएंगे? खुरपी से गिराएंगे? अमिताभ जी जवाब जी। अमिताभ जी, पहले आपका दूंगा, लेकिन मुझे राजनीतिक विश्लेषक साहब के बहुत सारे जवाब है, वो भी देने हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से आदरणीय योगी जी की 7.5 साल की जो सरकार है, तो इसमें जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, वो अधिकांश तो मुस्लिम और यादव लोगों पर टारगेट किया गया है, और ये हम लोग देख पा रहे हैं। इसीलिए लगातार इसका विरोध करने का काम सड़क से लेकर सदन तक, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से, हम जैसे कार्यकर्ता भी इस बात को आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से उठाते रहे। तो हमारा निश्चित तौर पे माना है, जिस प्रकार बुलडोजर का दुरुपयोग इस सरकार में हुआ, ऐसा कभी देखा नहीं गया। पहला विषय तो आपका है। दूसरा भी हमारे साथी, मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, ये पप्पू वाला विषय आप भाजपा से ना करा करें। मैं आपको इसमें, मुझे भी घोर आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि इनके यहाँ तो पप्पू हो ही नहीं सकता। योगी जी के कहाँ से पप्पू होगा, मोदी जी के कहाँ से पप्पू होगा, अन्य के कहाँ से होगा? 60% 70% लोग इनके यहाँ बैचलर होते हैं, कहाँ से पप्पू होगा? इनके यहाँ पप्पू की परिपाटी है नहीं, ये किराए से काम चलाते हैं। इस विषय पर मत करें। अब दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथी ने कहने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके पास जरूर वैज्ञानिक जरूर है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ राज शर्मा जी, जो नाले से गैस बना देते हैं, ऐसे वैज्ञानिक भी आपने देखा होगा जो बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसे वैज्ञानिक आदरणीय मोदी जी इनके पास, तो इनका कहाँ मुकाबला कर पाओगे आप? नाली के गैस से चाय का फार्मूला कोई बीटेक एमटेक का छात्र तो नहीं निकाल पाएगा, मोदी जी निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा, मोदी जी ने पहले दिया, देश को सूत्र दिया है। बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने अपने माता पिता को भी चैलेंज कर दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आप इनकी बातों से घबराए न करो। और मैं कहना चाहता हूं, जो रोहित बैठे हैं हमारे छोटा भाई, मैं इनको बोलना चाहता हूं, ये लोग तो वो लोग हैं लोकदल वाले, तो जो निश्चित तौर पे अपने जो पुरखों के, ये अभी से बड़बड़ाने लगे रोहित। सही, हम अमिताभ जी भैया एक मिनट रुक जाओ, अभी इनकी बात पूरी हो जाए जोशी जी की, फिर अब आप बोलो। केवल आपकी आवाज है, अब रोहित जी की आवाज रुको, केवल जोशी जी की आवाज। जी, ये लोकदल पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, दो ऐसी देश की पार्टियां हैं। मैं ऑन चैनल कहना चाहता हूं, ये अपने पुरखों के अपमान में राजनीतिक मलाई खाने में सक्षम है। इनके लिए राजनीतिक मलाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अपमान इस देश में
आदरणीय अजीत सिंह का हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने करा, और जो अपमान लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के पुत्र का करा है, ये उसके बाद भी सत्ता की मलाई इनके लिए उपयोगी है, ना कि अपने पुरखों की इज्जत इनके लिए। ठीक है जोशी जी। रोहित बाबू आएंगे तो आप उत्तर दीजिएगा। मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा। दीपक सोनकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे आदरणीय भुवन भास्कर जी ने कहा लॉजिकल और बायोलॉजिकल। भैया, जो एक मशीन से इधर से आलू डाल के और सोना निकालते से वो क्या था? वो लॉजिकल था या बायोलॉजिकल था? जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बता रहे थे, कबाबी बता रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? वो कौन सा लॉजिकल था? जो मुजफ्फरनगर के अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी और दावत खिला रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? जो ऐसे अतीक अहमद जैसे अंसारी अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, वो लॉजिकल था कि बायोलॉजिकल था? सैफई महोत्सव में गरीब जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद लुटा रहे थे, वो लॉजिकल था क्या बायोलॉजिकल था? इसका जवाब आप दे पाएंगे कि लॉजिकल लॉजिकल? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस गरीब संकल्प के योजना के साथ साथ उस आज प्रदेश की जनता और देश की जनता उस प्रैक्टिकल पर रहती है जो जिसके साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ खड़ा होता है। अगर एक और दोस्तीकरण भी है तो एक और उस गरीब की जनता को आवास देने का काम भी किया जा रहा है। उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसकी भी चिंता करी जा रही है। उसके परिवार में स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज भी कराया जा रहा है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसका मूलभूत अधिकार है, और हमेशा से उसको देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के इसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को लोग कहे जाते थे ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अतीक अहमद जैसे अपराधी हैं, जब मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हैं, जब मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराए जाते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की परिभाषा को देने का काम किया जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश को लोग उस परिदृश्य से जानते हैं कि जहां कहीं अवैध निर्माण होगा जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया होगा, आज उसको ध्वस्तीकरण का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। इस वजह से उत्तर प्रदेश को जानते हैं। ठीक, जोशी जी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं राज शर्मा बिल्कुल और रोहित तक। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मुजफ्फरनगर की बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में आपका एमएलए सैनी को सजा मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी के साथ आपको घर बैठाने का काम करा। ठीक है जोशी जी। देखो, अब 2 मिनट रुक के आएंगे। एक तथ्य रखना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगा, मैंने एक पत्रकार के नाते उस दंगा को बहुत गंभीरता से कवर किया। सैनी को सजा मिली, मैनी को मिली, दिसको मिली, दैट को मिली, भाषण दिया मंच से, भाषण में रिपोर्ट हुआ, ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जोशी जी आप भी सुनो और राज भाई आप भी सुनो, चूंकि आप एक ही पालकी में बैठे हो दोनों। मुजफ्फरनगर के दंगे का मुख्य आरोपी था मौलाना नजीर। क्या उसको एबहा का कप्तान और कलेक्टर ढूंढ रहे थे क्या? अचानक से डीएम के पास फोन आया कि जहाज पहुंच रहा है, वहां लैंड कर रहा है एयर स्ट्रिप पर, मौलाना साहब को पूरे सम्मान के साथ लेके आइए और जहाज में बैठाइए, लखनऊ भेजिए। क्या वही कप्तान और डीएम गए, बोले जय हिंद सर। क्या मौलाना केला खाते हुए बैठे थे अपने मदरसे में, मस्जिद में। क्या गए, मुलायम सिंह जी भी थे, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी भी थे। वहां भेंट वार्ता हुई, चाय नाश्ता हुआ, और जब मैं मिला मौलाना से तो मौलाना ने मुझे ये बताया था। तो मैंने जब मिला था तो मौलाना के यहाँ 20-25-30 सिपाही भी लौट रहे थे, वो भी केले खा रहे थे। तो मैंने कहा ये कहां से आके आपके पास कैसे आ गए इतनी सिक्योरिटी? तो बोले मुलायम सिंह नहीं माने, बोले मौलाना साहब को 22+ कौन सी सिक्योरिटी होती है, विद एस्कॉर्ट दे दो। क्या? अब बोले जब तक ये मुजफ्फरनगर में उतरे तब तक व्यवस्था करा दो। क्या? तो बोले मिल गए, लो कर लो बात। सजा सैनी को हुई कि किसको ही छोड़ दीजिए। लेकिन मौलाना नजीर जो मुख्य आरोपी था दंगों का, उसको आपने राजा बाबू बना दिया कि नहीं बना दिया मुख्यमंत्री निवास पे? ये इतिहास में दर्ज हो गया है मित्र। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। क्या रोहित अग्रवाल जी, आपसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए और आप पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं।
देखिए अमिताभ जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है, और सरकार के काम का क्रिटिक्स करना, मतलब रिव्यू करना कि सरकार जो काम कर रही है उसके अंदर कहां कहां गलती कर रही है, उनके ऊपर उजागर करना, ताकि सरकार उन चीजों को सुधार के जनता के हित में काम करे, और विपक्ष उसी आवाज को अपनी बुलंद करके कहीं ना कहीं सत्ता में आने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बेटी का बलात्कार करने वाले के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? सुल्तानपुर की डकैती वालों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, और उल्हाना क्या दे रहा है? हमारे संविधान को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि संविधान के अंदर ये लिखा है कि इनको बाइज्जत पकड़ लो, इनको कार में बैठाओ और इनको ले जाके बढ़िया सी इनकी खातिरदारी करो, और इनको कोर्ट में इनको कहो कि वो बेटी का परिवार आए और वो बताए कि साहब इन्होंने बलात्कार कैसे किया। ये क्या कह रहे हैं? सुल्तानपुर वाला व्यापारी आए अपनी दुकान से उठ के और वो बताए कि भैया यही आदमी है जिसने डकैती डाली थी और कोई नहीं है। पुलिस पे गोली जब चलाएं ये, तो पुलिस उनसे आधार कार्ड मांगे कि भैया आधार कार्ड दिखा दो ताकि उसके आगे फिर हम काम करें। अब मैं आपको एक डेटा देता हूं अमिताभ जी। आज लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको, एग्जैक्टली डेटा है मेरे पास, मैं एग्जैक्ट भी बात कर सकता था पर अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं। 10,000 मुठभेड़ की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2017 से लेके आज तक, जिसके अंदर 5,000 अपराधी लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़े हैं, और 207 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है एनकाउंटर के अंदर, और उसमें 17 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। 17 पुलिस वालों के परिवार उजड़ गए हैं, वो इनको नहीं दिखाई पड़ते। इनको 207 लोगों के लिए विलाप करना है। दूसरी बात, करीब 1400 पुलिस वाले घायल हुए हैं इस 10,000 एनकाउंटर के अंदर। तो आप कहते हो एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी है, तो पुलिस वाले अपने आप को खुद ही गोली मार लेते हैं। 1400 पुलिस वाले घायल हो जाएंगे फर्जी एनकाउंटर के अंदर। तो आप क्या चाहते हो कि देश के अंदर अपराध को पलपने फूकने दें, और संविधान को तो मत बदनाम करो कि संविधान की आड़ में आप कहते हो कि उस अपराधी को सेफ पैसेज दे दो आप। अरे शर्म आनी चाहिए आपको विपक्ष होते हुए। आप 2027 में सरकार में आओगे, अरे सरकार छोड़ो, आप अपनी कुर्सी बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। राज शर्मा जी, ये प्रश्न मेरा भी है, दाएं से बाएं से इशारे में या खुल्लम खुल्ला अपराध और अपराधी के साथ खड़े होने की होड़ में क्यों हो आप लोग? कहीं नवाब सिंह के लिए खड़े हो जाते हो, कहीं मुईद के लिए खड़े हो जाते हो, कहीं इसके लिए खड़े हो जाते हो, कहीं जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में खड़े हो जाते हो, और सब जगह एक वो छोटी सी ले जाते हो संविधान की तबिया और कहते हो संविधान खतरे में है। अरे मुईद के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या नेत्राम की कचौड़ी भिजवाए उसके यहाँ? क्या करे मुईद का? बुलडोजर ही चलना चाहिए। बलात्कार भी करेगा, गुंडाई भी करेगा और सरकारी जमीन भी कब्जा कर लेगा। खाला का घर समझा है क्या? और आप लोग दाएं बाएं से घूम फिर के लेकिन फिर वहीं एक जोशी फिर वहीं आके खड़े हो जाते हो, बोले जी संविधान खतरे में है। मतलब इन सबको फ्री छोड़ दो, खेलने कूदने दो, बलात्कार साक्षात्कार चलने दो तो संविधान सुरक्षित है। अतीक के लड़का जब मुठभेड़ अतीक का लड़का जब मुठभेड़ में मारा गया था तो भी आपके गठबंधन के नेताओं ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, कानून के राज की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा बाहर निकल के देखो दफ्तर के बाहर, ये जिंदा है कि मर गए? बोले सर सब जिंदा है, कानून भी, लोकतंत्र भी, संविधान भी बाहर मिलना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या चाहते हो भैया? राज भाई नहीं, एक सेकंड आएंगे जोशी जी। कहना चाहता हूं, आपने नवाब सिंह की बात की तो मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इनके वहां का नवाब सिंह के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का थाने में पैरोकारी करने क्यों गया? ऑथेंटिक बात क्यों गया था? अब दूसरी बात, मैं एक और बात, हम किसी की तरफदारी दूसरे पे मत हो, अपनी मड़ी दूसरे पे मत हो। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख रहा, मुझे ये लग गया कि पार्टी का प्रतिनिधि रहा। आप 2014 से पहले पैदा होना जिनकी लाइन अधिकारियों से लगी हो, अपराधियों से लगी हो, किसके कहने पे गया आपका जिला अध्यक्ष? नवाब सिंह किसके कहने पे गया? ऑथेंटिक बात, आपका जिला अध्यक्ष, आप बताओ
टीवी चैनल पर फोटो देख रहे हैं, किसके कहने पे गया, किसके कहने पे गया था, क्या कुछ किया था ने, क्यों नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा से जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, जो माफिया है, आप 2014 से पहले पैदा होना पाप समझते हो, इसलिए आप नाबालिग हो, क्योंकि आप 2014 के बाद पैदा होते तो आप अपने परिवार में खेल सकते। मैं आपको बालिग मानता ही सारे अपराधों को माफ करता हूँ, क्योंकि आप केवल समाजवादी पार्टी के संरक्षण करने का काम नहीं करना चाहिए। और एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, अरे आप लोग कहते हैं बुलडोजर चलो, अभी 18 साल से किसी का कब्जा हो जाए तो कोर्ट कहता है इसका कब्जा हो गया, इसकी जमीन नहीं छूट सकती। ये हमेशा से अपराधी सवाल तो वही था ना, सवाल अमिताभ जी का भी वही था, उसका जवाब तो है नहीं, उसका जवाब तो है नहीं आपके पास। उसकी बात सोनकर साहब बालिग हो गए हो नहीं हो गए? अच्छा बालिग हो गए नहीं, ऑथेंटिक बातों को करा करो, आपका जवाब 2014 पहले पैदा होना आप कुर्बानी समझते हो नहीं, देश में पैदा होना आपको गर्व है, इस बात मुझे इस बात का जवाब दो कि 2014 हो तो 2014 से पहले आप ठीक है भैया रुकिए, आप लोग आपस में लड़ गए। राज भाई रुकिए, दीपक जी रुकिए, दीपक जी रुकिए, एक छोटी सी टिप्पणी जोशी जी करना चाह रहे, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। बस समय कम है, मैं तो बस एक मिनट एक अरविंद सिंह जी से कहूँगा, अब समय थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका, तो थोड़ा सा अपना दृष्टि को भी चेक करा लीजिए, लाल और भगवे में अंतर होता है। और दूसरा श्राद्ध का भी समय चल रहा है आजकल, श्राद्धों में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो उसमें पूजा पाठ भी चलता है, दो विषय। और एक मैं आपको अभी जो हमारे साथी हैं उनको बताना चाहता हूं आज के विषय में परिचय, जिसमें आपने बहस चलाने का काम करा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि बुलडोजर एक्शन के बहाने किसी प्रकार लोगों में जो भय का वातावरण कर रहे हैं उसका जवाब भी जनता दे रही है लगातार। 24 का जवाब समझ में नहीं आ रहा रोहित भाई और इनको, लेकिन निश्चित तौर पे 10 चुनाव में फिर समझ में आ रहे। भाई एक मिनट रुक जाओ रोहित बाबू, अभी रुको भाई। जोशी जी ने कहा कि ये भगवा नहीं लाल है, भगवा और लाल में अंतर होता है, कलर रंग को पहचानने की उनकी दृष्टि की मैं सराहना करता हूं, ये लाल है। लेकिन भारत में अगर ये भगवा भी होता तो समाजवादी में भगवा पहनना मना क्या है क्या, और क्यों मना है? अगर मना है तो क्यों मना है? गजब बात है। आगे बात, ये सफाई क्यों देनी पड़े? उन्होंने प्रश्न करा कि लाल है कि भगवा है, भगवा भी पहनो, सपा वाले भी पहने, क्यों नहीं? आपको संकोच है क्या भगवा पहनने में? नहीं, वो अरविंद जी ने व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैं वही कह रहा हूं, आपको सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी कि ये भगवा नहीं ये लाल है, इसका मतलब आप भगवा से बचना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो उनको दृष्टि दोष को ठीक करने की नसीहत दे रहा हूँ। जोशी जी अब उम्र के हिसाब से अपनी दृष्टि दोष को ठीक करना चाहिए। आपकी सफाई इस ओर इशारा कर रही है कि आप ये ठप्पा नहीं लगवाना चाहते कि गलती से भी कहीं ये वायरल हो कि हमने भगवा पहना। भगवा से भय क्यों, भगवा से परहेज क्यों? भगवा अस्पृश्य है क्या? भगवा इस देश की आत्मा का प्राण तत्व है, प्राण तत्व। सूर्य जब उदित होता है तो उसी रंग में होता है, वो सपा और बसपा और भाजपा और कांग्रेस में बटेगा क्या? अरविंद जी जल्दी से, समय कम है। मैं जल्दी जाऊं। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद भुवन भास्कर जी को, समय समय पे दृष्टि चेक कराते रहना चाहिए। ये दूसरों को भी सलाह देना ठीक है और खुद अपनी दृष्टि भी चेक कराना चाहिए। देखिए भुवन जी, मैं आपको तो अपना मानता हूँ, आप लाल भी पहने तो मुझे भगवा ही दिखता है, लेकिन लाल भी दिखे तो उसको भी मैं मार्स का लाल नहीं मानूंगा। मैं उसको लाल दे लाली लसे और उधर लाल लंगूर, अब वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर, हनुमान जी वाला लाल मानूंगा, क्योंकि अब भारतीय परंपरा के व्यक्ति हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सारे रंग हमारे हैं, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। एक आपने बात कही मोदी जी के बारे में, किसी ने कहा कि वो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूं। देखिए भारत में एक परंपरा है, हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के रूप में हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, लेकिन जब आत्मिक रूप से बात की जाती है तो हम न किसी के पिता हैं, न किसी के पुत्र हैं, न कोई हमारी माता है, क्योंकि आत्मा का कोई पिता पुत्र नहीं होता। इसलिए आचार्य शंकर लिखते हैं, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस भावना से प्रेरित होकर भारत का प्रधानमंत्री कुछ कहता है तो उसका आदर किया जाना चाहिए। हर बात पर आलोचना करना
ठीक नहीं है। भारत के चीजों को मार्क्स के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, विदेशी समाजवाद के चश्मे से नहीं समझा जा सकता है। भारत को समझना है तो भारत के ऋषि मुनियों के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक, मैं जहां से अरविंद जी ने बात रखी थी मैं वहीं से बात उठा के कुछ टिप्पणियां जरूर करूंगा। जब आदि शंकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत हुए, नियति ने उनको वहां लाकर खड़ा किया, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो जो श्लोक पढ़ रहे थे अरविंद जी, उन्होंने वही जवाब दिया कि मैं कौन हूं, ये बताया उन्होंने, और वो ठीक कह रहे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध चेतना हूं शिव की, बाकी कुछ नहीं, स्थूल और गैर स्थूल कुछ भी नहीं, चेतना का शुद्धतम शिवत्व रूप हूं। वो लंबा श्लोक है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लेकिन अब उस बात को समझने के लिए तो पहले आदि शंकर को पढ़ा हो, फिर पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आया हो, ये भी तो समस्या है। वो गुलशन नंदा का उपन्यास तो है नहीं कि ट्रेन में लेटे लेटे पढ़ लोगे सब ये स्टोरी याद हो जाएगी। वो तो बहुत कठिन जटिल दर्शन है भाई, सामान्य आदमी की बुद्धि में नहीं आएगा। ये तो सबसे सरल फॉर्म बताया है इन्होंने, अरविंद जी ने, कि मैं न पिता हूं, न पुत्र हूं, न माता हूं, न फलान फलान। वो तो स्थूल रिश्तों की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत अंदर तक गए हैं आदिशंकर। बहुतों के दिमाग से ऊपर से गुजर जाएगा कि ये क्या बवाल है यार, क्या कह रहे हैं ये, क्या मुझे बंद करो यार, हैं शोले लगाओ, शोले देखेंगे, नहीं समझ में आएगा। वो छोले भटूरे खाओ, शोले देखो, कहां चक्कर पड़ गए आदिशंकर के। सही बात है, हमारा पूरा दर्शन इस बात पर आधारित है कि आत्मा न बंधती है न बांधती है, वो अनंत है, ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। जन्म और मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। अगर उस संदर्भ में कोई बात कहे, बहुत सारे साधु सन्यासी अपने प्रवचनों में ऐसी गंभीर बातें कहते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि समझने के लिए पात्रता भी चाहिए। इसलिए अगर ऐसे दर्शन से भी कहा तो मैं कहूंगा राजनेताओं को ऐसे कठिन विषयों को तो राजनीतिक मंच से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनमें फिर समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अब आदमी ट्यूशन लगाए क्या समझने के लिए, खैर छोड़िए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि उस बात को रोहित अग्रवाल ने भी उठाया, मेरे सभी मित्र हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, फिर भी मैं कहूंगा विपक्ष को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि ऐसा कोई संकेत नहीं जाए, आपकी छवि के लिए वो संकट है कि आप प्रकारांतर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपराध या अपराधी के पक्ष में खड़े हैं, या उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, या उसको कवर फायर दे रहे हैं। एक सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की डकैती पड़ी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी से दाना पानी लेके उस पर कूद पड़ी, बोले जी मंगेश को क्यों मारा, सुरेश को क्यों नहीं मारा। ऐसा लगा राजनीतिक दल अपराध एक्सपर्ट हो गए हैं, क्राइम एक्सपर्ट। आप लोगों का विषय नहीं ना, एक विषय उठाया गया, जोशी जी हमारे मित्र हैं, इनकी पार्टी के ओर से विषय उठाया गया कि जिसने मंगेश का एनकाउंटर किया वो चप्पल पहने है, एसटीएफ का बड़ा एक अधिकारी। लोगों ने खिल्ली काटना शुरू किया। ये वैसी बात है कि आदिशंकर का श्लोक सबको समझ में तो नहीं आएगा, और जिनको नहीं आएगा उनके लिए शोले ही ठीक है। क्या उसका उत्तर मालूम क्या हुआ? आज एसटीएफ के मुखिया ने आज उसका उत्तर दिया, जोशी जी, जो आपने सवाल उठाया था। क्या उनकी चप्पल की फोटो आप लोगों ने ट्वीट की थी बड़े सम्मान के साथ, डीके शाही की। उन्होंने कहा जब मंगेश का एनकाउंटर हो गया उसके 3 घंटे बाद की तस्वीर है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं कहूंगा राज भाई और जोशी जी, आप लोग खासतौर पर इस बात को दिमाग में डाल लो, अगली बार ऐसी फजीयत का अवसर नहीं आना चाहिए आपके पार्ट पर।
एसटीएफ चीफ ने कहा कि हम लोग आपको हो सकता है किसी मुठभेड़ में लुंगी में भी मिल जाएं, क्योंकि हम जब इसे उसमें जाते हैं तो हम अपने वेश में नहीं जाते, हम वेश बदल कर जाते हैं। बोले ऐसे कई ऑपरेशंस हम लोगों ने किए कि जिसमें लुंगी बांध के गई फोर्स। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा, एसटीएफ की स्क्रूटनी करने का काम राजनेताओं का है क्या? नहीं ना। आपकी स्क्रूटनी का विषय सरकार होनी चाहिए क्या? आपकी स्क्रूटनी के, आपके आलोचना का, समीक्षा का विषय सरकार होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, जो सत्ता का राजनीतिक नेतृत्व है, उस पर आप आलोचना करो। आप पहुंच जाते हो, कल को ये कहोगे 9 mm की गोली कैसे मारी और 12 बोर की क्यों नहीं मारा। आप एक्सपर्ट हो, फोर्स का मनोबल आप गिराना चाहते। आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर ले, फिर हम पूछेंगे कि आपको बुलडोजर लोकतंत्र की हत्या लग रहा है या प्यारा लग रहा है। ये अनर्थकारी चीज है भाई। बुलडोजर नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था बुलडोजर नहीं है, चलो आपको बुलडोजर चिल हो गई। मैं तो योगी जी से कहूंगा कि इसमें थोड़ा जो भी कंपनी इसको बनाती है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के इसका नाम रसगुल्ला रख दो, तब तो समस्या नहीं। बुलडोजर से समस्या है, इसका नाम रसगुल्ला रखवा दो तब ठीक है। अरे छेनी से अवैध निर्माण गिरेगा क्या? कहीं ऐसी बातें सुनी क्या? मैं पूरे अपने देश के सबसे बड़ा प्रदेश, उसकी अपोजिशन की एंटायर गैलेक्सी जो है, लीडरशिप है, वो किस बात में व्यस्त है कि चप्पल क्यों पहने हो, और चप्पल पहने हो तो इस कंपनी क्यों पहने हो। लोकल लो बात है। कल को कहोगे डोसा खा के क्यों गोली मारी है, पनीर पराठा क्यों नहीं खाया एनकाउंटर से पहले, इससे सवाल उठेंगे। इनसे बचिए। और ये संकेत खराब होता है छवि के लिए। सरकार की जमीन कब्जा कर ली, वहां दुकानें बन गए, मकान बन गए, बड़े लोगों ने, संपन्न लोगों ने कर लिया, 2-4 मकान गरीबों के भी हो गए। हाई कोर्ट में मुकदमा गया, हाई कोर्ट ने कहा इसको ध्वस्त करो तत्काल। आपको क्या डॉक्टर क्यों समस्या है? आप पीछे नहीं हो सकते कि भाई हाई कोर्ट ने कहा बात खत्म हो गया, इसमें हम क्या बोले। बोले ना, बोले योगी का बुलडोजर। बुलडोजर ना योगी का है ना अखिलेश यादव का है, बुलडोजर कानून का है, व्यवस्था का है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, बुलडोजर रहेगा। इतनी सरकारें आएंगी, बुलडोजर यही रहा और उसका रंग भी पीले ही रहा। जोशी जी, वो नहीं बदलता। और जो लोग इस बुलडोजर को भी बताते हैं कि कानून का की हत्या है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, उनसे मेरा एक विनम्र सवाल है। उत्तर प्रदेश में जितने डिमोलिशन हुए हैं, जोशी जी, राज भाई आपसे भी, अगली बार हम लोग जब मिले इसी ऐसे किसी विषय पर चर्चा में, तो कृपया ये आंकड़ा लेकर आइएगा। मेरा अनुरोध है कि कोर्ट्स ने उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किए गए इन डिमोलिशंस में से कितनों को अवैध घोषित किया है। और अगर आप पूरा आंकड़ा नहीं ला पाए तो माफी मांगिएगा आकर कि हाँ हमने गलत बोला या यूं ही बोल दिया, जानकारी नहीं थी। आप कह रहे हो अवैध है, तो जिनका भवन गिरा होगा, जिनकी दुकान, मकान, फार्म हाउस गिरा होगा, वो अदालत गए होंगे, वहां उन्होंने साबित किया होगा, तो अदालत ने कहा होगा हाँ गलत बुलडोजर चला। अवैध निर्माण तो मैंने सुना था, और ठीक बात कही रोहित अग्रवाल ने कि अवैध निर्माण हटाओ, अपराधी को पकड़ो, ये मांग हम सुनते थे। अब उल्टा हो रहा है, बोले जो जहां कब्जा कर लिया पड़ा रहने दो, उसमें रोका टोकी ना करो। और अपराधी क्या, अपराधी पुलिस पर गोली चलाए तो क्या किया जाना चाहिए? इसमें निवेदन करूंगा विपक्षी दलों से कि आप एक एसओपी बना दो
स्टैंडर्ड ऑपरेट प्रोटोकॉल, ठीक है, एसओपी बना दो। राज भाई कि अपराधी जब पुलिस पर फायर झोंक दे क्या, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? अपने साथ पेस्ट्री वगैरह लेके जाए, नमकीन काजू वगैरह, वो उनको ऑफर करे, आरती का थाल ले जाए, माला ले जाए, माला उनका माल्यार्पण करे, क्या करे ये भी तो बताना चाहिए ना। पुलिस गोली ना चलाए ये आपने कहा, ठीक, फिर जब पुलिस पर गोली चले तो पुलिस क्या करे? वो फोटो खींचे, क्या करे? ये कोई नहीं बताता। अरे ये भी तो बताओ भाई, हमने माना अपराधी से सहानुभूति हो सकती, लेकिन पुलिस वाले भी तो हमारे ही हैं, उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। वो अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, प्राणों का बलिदान। जवाहर बाग का उदाहरण सामने है मित्र, कितने पुलिस के अधिकारी और जवान शहीद हुए थे। हम अपराधियों के लिए आंसू बहा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी और के जवानों के लिए हमारे पास शब्द नहीं संवेदना व्यक्त करने भर के लिए। इससे बचिए। बुलडोजर अवैध नहीं हो सकता, बुलडोजर असंवैधानिक नहीं हो सकता, बुलडोजर कानून के राज के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि बुलडोजर तो चलता ही कानून के आदेश पर है, व्यवस्था के आदेश पर है। आप सरकार की जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, किसी को अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण होगा और सरकारें हटाएंगी तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे, और वही आज बहराइच में हुआ। धन्यवाद। Co-powered by Techno.